वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल राइटिंग सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम लोग टेक्निकल राइटिंग पेपर को लेके जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस वाइज एग्जाम वाइज सारा वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। और आई बटन में लिंक मैंने दे के रखा है प्लेलिस्ट का। टेक्निकल राइटिंग नाम का एक प्लेलिस्ट है इस चैनल में, उसमें सारा वीडियो डला हुआ है और भी वीडियो आगे मैं एक एक करके डालने वाला हूँ। तो जिस किसी का भी टेक्निकल राइटिंग का पेपर हो, ठीक है, सिर्फ बर्डवान यूनिवर्सिटी का अकेला नहीं, आजकल यूजीसी का नया 4 ईयर ग्रेजुएशन के हिसाब से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ही फंक्शनल इंग्लिश या टेक्निकल इंग्लिश दिया गया है कोई ना कोई सेमेस्टर में। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिवाइजिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट इन टेक्निकल राइटिंग। कि कोई भी टेक्निकल राइटिंग में अगर कोई लिखित डॉक्यूमेंट हो तो उसको रिवाइज कैसे किया जाए, उसको रिव्यू कैसे किया जाए। अब सवाल आता है कि अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो तो उसको रिवाइज करने का ज़रूरत ही क्या है। व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रिवाइजिंग अ डॉक्यूमेंट, है ना। कि टेक्निकल राइटिंग जो लिख रहा है उसका तो ऐसे ही काफ़ी सारा दायित्व होता है, वो तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ पढ़ करके ही सोच बूझ के स्टैंडर्ड फॉलो करके लिखता है, तो फिर रिवाइज करे के क्या दरकार। देखिए, रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए बिकॉज टेक्निकल राइटिंग इज टोटली यूजर सेंट्रिक, ठीक है ना। और जब तक वो यूजर सेंट्रिक है तब तक आपको क्या करना है कि 100% क्लैरिटी अश्योर करना है ऑन द यूजर साइड। आपका लिखा में, आपका डॉक्यूमेंटेशन में एक भी ऐसा मेजर या माइनर गलती नहीं रहना चाहिए जिससे यूजर को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आए, बिकॉज टेक्निकल राइटिंग फोकसेस ऑन 100% क्लैरिटी, ठीक है ना। तो इसीलिए रिवाइज करना बहुत ज़्यादा दरकार हो जाता है। और ऐसे भी ह्यूमन एरर तो होते ही है ना, ठीक है। कोई भी आदमी कितना भी परफेक्ट लेके कुछ ना कुछ उससे अनइंटेंशनल एरर हो ही जाता है, दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेड। तो इसीलिए रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कैसे हम लोगों को रिवाइज करना है, या एक रिटन डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, उस विषय में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे मैंने बोला कि आपको 100% क्लैरिटी में फोकस करना है। जब आप ऑलरेडी एक रिटन डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर रहे हो, चाहे आप खुद का लिखा हुआ टेक्निकल राइटिंग को ही रिवाइज कर रहे हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का द्वारा लिखा गया टेक्निकल राइटिंग को रिवाइज कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो क्लैरिटी है, जो एक्यूरेसी है और जो कोहेरेंस है, वो एकदम सही से मेंटेन है कि नहीं। जो लैंग्वेज उसने यूज़ किया है, जो कंसेप्ट उसने समझाया, जो एक्सप्लेनेशन उसका है, उससे क्या यूज़र को पढ़ करके सारा चीज़ क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा ना, ये चेक करना है। इन्फॉर्मेशन जितना डाला हुआ है सारा क्या एक्यूरेट है, कोई इन्फॉर्मेशन में कोई गलती तो नहीं है, या कोई इन्फॉर्मेशन में कुछ इनकम्प्लीटनेस तो नहीं है। और कोहेरेंस, कोहेरेंस यानी पूरा एक समान से चला है कि नहीं। शुरुआत से जैसे टेम्पो, जैसा टोन मेंटेन करके आया गया है, जैसे फॉर्मेलिज्म मेंटेन करके आया गया है, आप बीच में भी और आखिरी में भी वही मेंटेन हुआ है, तो पढ़ करके कहीं आउट ऑफ द आई मीन स्ट्रक्चर तो नहीं लग रहा है ना, कि शुरुआत में सब ठीक ठाक समझ में आता है, बीच में कैसे उल्टा सीधा हो गया, ऐसा नहीं हो रहा ना। ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है रिवीजन का बाद, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि जार्गन, ठीक है। कि कोई भी फील्ड में कुछ स्पेसिफिक, है ना, वर्ड्स होते हैं। जैसे आप अगर साइंटिफिक फील्ड में कोई टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हो, या मान लीजिए आप मेडिकल फील्ड में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए आप लिटरेचर रिलेटेड कुछ एक स्टडी कर रहे हो, तो हर एक विषय में उसका स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स होते हैं, उसी को हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं या जार्गन कहते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है रिवाइज करते हुए कि सही सही से यूज़ किया गया है कि नहीं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक टेक्निकल राइटिंग लिखा जा रहा है, अब आपको देखना है रिवाइज करते हुए कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो स्पेसिफिक टर्म्स है उसको सही जगह में यूज़ किया गया है कि नहीं। कहीं कोई दूसरा फील्ड का टर्म्स को नहीं यहाँ ला दिया गया ना, या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें से कुछ मिस तो नहीं हो गया। सारा चीज़ जो टर्म्स एक्चुअली में जो कंसेप्ट समझाता है वही कंसेप्ट के लिए वो टर्म्स को यूज़ किया गया है ना। ये सारा चीज़ आपको देखना है। और क्या देखना है कि लॉजिक मेंटेन हुआ है कि नहीं, क्योंकि लॉजिक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है टेक्निकल राइटिंग का, ठीक है। अगर लॉजिक ही नहीं रहा तब तो टेक्निकल राइटिंग लिखना और ना लिखना बेकार हो गया। तो आपको ये भी देखना है कि एक सेक्शन से जब दूसरा सेक्शन में मूव किया जा रहा है टेक्निकल राइटिंग में, तो वो कनेक्टेड है कि नहीं। रीडर को कहीं पढ़ करके ऐसा ना लगे, या यूज़र को उसको समझने में ऐसा ना लगे कि पहला पॉइंट तो समझ में आया, इसका बाद ये दूसरा पॉइंट किस हिसाब से लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये कन्फ्यूजन यूज़र के दिमाग में एकदम नहीं आना चाहिए। ये अश्योर करने का दायित्व है आपका, यानी जो भी रिवाइज कर रहे हो टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि एकदम टू द पॉइंट रखना है, ठीक है। अगर आप देखें कि जितना समझाने का दरकार है उससे भी ज़्यादा वर्ड या अननेसेसरी सेंटेंस यूज़ किया गया है, अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ किया गया है, तो उसको भी आपको काट छांटना है, ठीक है।
योर टेक्निकल राइटिंग शुड बी वेरी प्रिसाइज, बहुत ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है, ब्रीफ भी होना चाहिए लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो मिनिमम वर्ड्स में आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम डिटेल्स डाले। ये आप कोई ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ये आप कोई क्रिएटिव राइटिंग नहीं लिख रहे हैं, या फिर ये आप कोई मनगढ़ंत कहानी या नॉवल भी नहीं लिख रहे, टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हैं। दिस शुड बी वेरी प्रोफेशनल, वेरी टू द पॉइंट, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अननेसेसरी कुछ इसमें डल ना गया हो, अगर डल गया हो तो उसको कैसे काटना है वो आपका रिविजन का बात होगा, ठीक है। फिर आपको और क्या ध्यान रखना है कि लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सब कंसेप्ट होता है, आइडिया होता है, वो ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप अगर उसको समझाने के लिए भी बहुत कठिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, बहुत घुमा फिरा के बोलेंगे, तो यूज़र को कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसलिए आपको लैंग्वेज हमेशा ईजी टू अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है, यूज़र का हिसाब से लैंग्वेज को रखना है। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड यूज़र या कोई प्रोफेशनल कोई एक्सपर्ट के लिए आप लिख रहे हैं तो आपका लैंग्वेज जिस स्टैंडर्ड का होगा, जिस लेवल का होगा। एक आप बिगिनर के लिए लिख रहे हैं या टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको कुछ अता पता ही नहीं हो, ऐसा एक नॉविस, एक बिगिनर के लिए आप लिख रहे हैं, तो जाहिर सा बात है आपका लैंग्वेज को उस हिसाब से आपको अडेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होना चाहिए जो यूज़र का दिमाग में एकदम बढ़िया से घुस जाए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग में भी आपको ध्यान देना है। फॉर्मेटिंग यानी आप कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपको हेडिंग डालना है, आपको सब हेडिंग डालना है, आपको पॉइंट वाइज डालना है, ठीक है, ताकि आप बहुत इजीली नेविगेट किया जा सके। जो यूज़र है ना वो आपको कंटेंट को बहुत इजीली ढूंढ सके। अब मान लीजिए कोई यूज़र है, उसको सिर्फ देखना है कि डूज एंड डोंट्स, ठीक है। मान लीजिए कोई यूज़र मैनुअल है या कोई आपका गाइड है, इंस्ट्रक्शन गाइड है। अब उसमें उसको बाकी सारा चीज़ उसको पता है, उसको ट्रबल शूटिंग पता है, उसको हाउ टू ट्यूटोरियल पता है, सिर्फ उसको डूज एंड डोंट्स एक बार जस्ट चेक करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको एकदम शुरुआत से पढ़ पढ़ के निकालना पड़ेगा या कहाँ डूज एंड डोंट्स लिखा है, तब यू आर वेरी फेलियर एज अ टेक्निकल राइटर। तो ये चीज़ आपको देखना है कि इजीली नेविगेट किया जा सके, ऐसा कंटेंट हो एकदम देख करके ही पता चल सके कौन सा पॉइंट कहाँ है, ठीक है, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो प्रेजेंट हो, ठीक है। बहुत अच्छा हो सके कुछ विजुअल एलिमेंट्स उसमें डाला रहे। विजुअल एलिमेंट्स यानी कोई चार्ट हो गया, कोई बार ग्राफ हो गया, ठीक है, फिर मान लीजिए कुछ डायग्राम हो गया, कुछ फ्लो चार्ट्स हो गया, ठीक है ना, कुछ डेटाज हो गए जिसको विजुअली आप खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सब विजुअल एलिमेंट्स डालने से ना क्या होता है, ये काफ़ी इम्पैक्ट रखता है, ठीक है। विजुअल एलिमेंट्स या फिर मान लीजिए ऐसे ऑडियो एलिमेंट तो डालना पॉसिबल है नहीं, मतलब क्योंकि ये अगर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हुआ तो ऑब्वियसली ऑडियो एलिमेंट्स डालना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इसको वर्चुअल फॉर्म में ऑनलाइन कोई वेब आर्टिकल के तौर में अगर आप टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हो तो आप ऑडियो एलिमेंट भी अवश्य कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा उसमें डाला जा सकता था जिससे यूज़र बहुत आसानी से उसको समझ सके। क्या विजुअल डाला जा सकता था, क्या वीडियो डाला जा सकता था, क्या ऑडियो डाला जा सकता था, क्या कुछ बार ग्राफ्स डाले जा सकते थे। ये सब चीज़ आपको देखना है। अगर नहीं डाला हुआ है तो डालना है, ताकि यूज़र फ्रेंडली, जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग होगा। ओके, और एकदम आखिरी में एक चीज़ और हम लोग को ध्यान में रखना है कि फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फीडबैक लेना क्यों ज़रूरी है? अब कोई बता सकता है कि चलो इतना सारा पॉइंट्स जब मैंने कर ही रहा हूँ तो और फीडबैक लेने का दरकार ही क्या है? नहीं भाई, फीडबैक लेने का दरकार है, क्योंकि आप जो भी किए हो अपना हिसाब से, अपना सोच बुद्धि का हिसाब से किए। कोई भी आदमी कितना भी चाहे वो एक्सपीरियंस रहे, कभी भी वो परफेक्ट हर चीज़ का नॉलेज उसको नहीं रहता, या परफेक्ट कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ जगह में कमी रह ही जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे ओवरलुक हो ही जाएगा। तो आपको हमेशा एक बार वेरीफाई करा लेना है, एक बार डबल चेक करा लेना है, एक बार फीडबैक लेना है अपने एक्सपर्ट से, अपना कम्युनिटी अगर कोई लीडर हो उससे, ठीक है, अपना सीनियर से या कोई भी किसी भी से, आपको कोई एक्सपर्ट या कोई प्रोफेशनल आदमी से आपको एक बार फीडबैक या डबल चेक आपको ज़रूर करा लेना है। बिकॉज ये आप फाइनली डाल रहे हो और ये आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आप कहाँ से एकदम परफेक्ट चीज़ निकल के यूज़र तक पहुँचना चाहिए। तो इसलिए एक डबल चेक या वेरीफाई करा लेना भी बहुत दरकार है। ओके, तो ये सब था ऑल द स्टेप्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल चेकिंग, ओके, और वाइल रिवाइजिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट इन टेक्निकल राइटिंग। ओके, आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ आपको हेल्प मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी आने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ डोंट मिस देम। कीप वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, स्टे ट्यून्ड।